हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं अंकित त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल सीडीपी में अधिगम पढ़ लिया था। अधिगम की कुछ विशेषताएं पढ़ ली थी और अधिगम के प्रकार पढ़ लिए थे और कुछ अधिगम की प्रभावशाली शिक्षण विधियाँ पढ़ ली थी। बट आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपान की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली थी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपान की। रॉबर्ट मिल्स गैगने एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिका के एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, कौन सी? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इन्होंने पुस्तक लिखी थी कंडीशन ऑफ लर्निंग। किसने लिखी थी? रॉबर्ट गैने ने। कब लिखी थी? 1970 में, 1970 में द कंडीशन ऑफ लर्निंग उन्होंने पब्लिश की थी। तो इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि जो सीखना प्रक्रिया है उसके 8 स्टेप होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? इस पुस्तक में इन्होंने अधिगम का एक पदानुक्रम प्रस्तावित किया है। इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति या बालक कुछ भी सीखता है तो वो इन 8 स्टेप से होकर गुजरता है, जो कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ होते हैं, जिसमें से 8 स्तर बताए गए थे। पहला इन्होंने बताया संकेत अधिगम, यानी कि साइन लर्निंग के नाम से जानते हैं। दूसरा इन्होंने बताया उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा इन्होंने बताया श्रृंखला श्रेणी अधिगम। चौथा इन्होंने बताया शाब्दिक साहचर्य अधिगम। और पांचवा बताया विभेदात्मक या बहुविभेदन अधिगम। फिर इसके बाद आता है संप्रत्यय, फिर उसके बाद सिद्धांत अधिगम, और लास्ट में आता है समस्या समाधान अधिगम। इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति सीखता है तो वो सबसे पहले संकेत अधिगम सीखेगा, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से सीखता है, श्रृंखला अधिगम के माध्यम से सीखता है, शाब्दिक सहचर शब्दों में संबंध बनाना सीखेगा, उसके बाद बहुविभेदन यानी कि चीज़ों में डिफरेंस करना सीख जाएगा। वो जान जाएगा कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको ये पता चल जाएगा कि बड़ा ग्लास छोटा ग्लास में क्या अंतर है, किसमें पानी ज़्यादा आएगा, चौड़े में आएगा कि पतले में आएगा, है ना। फिर वहाँ से वो संप्रत्यय अधिगम यानी कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेगा। जब वो कॉन्सेप्ट सीख लेगा तब उसके बाद वो सिद्धांत को बना देगा, कोई भी सिद्धांत। और जब उसके पास अब सिद्धांत आ गया यानी कि कोई थ्योरी आ गई तो उससे वो किसी भी कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर सकता है उनके माध्यम से। तो आपके एग्ज़ाम में ये स्टेप पूछे जाते हैं। इसके डीप में नहीं आएगा अंदर कि इसमें क्या होता है, बस ये पूछा जाएगा कि जैसे कि हमने इम्पोर्टेंट लिखा है यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि दे दिया गया समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम। अब इनको हायरार्की लेवल पे लगाओ कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ लगाओ। तो आपको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो संकेत अधिगम है ये सबसे सरल है और सबसे निचले स्तर का है। अगर पूछ लिया जाए भाई उच्च स्तर का कौन सा है जो कि सबसे कठिन है, वो है समस्या समाधान। तो इसको याद रखना है आपको माइंड में। जो संकेत अधिगम है वो पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। अभी हम आप लोगों को अधिगम के सिद्धांत पढ़ाएंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो कि उन्होंने अलग अलग जानवरों पर प्रयोग किया था, जो पावलोव हैं उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया। तो कुत्तों पे वो घंटी बजाते थे, यानी कि घंटी क्या है, एक साइन ही तो है। उसके बाद वो अनुक्रिया करता था, घंटी बजाते थे, भोजन देते थे तो कुत्ते की लार टपकती थी। अगर कल के मान लो पूछ लिया जाए कि पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत गैगने के किस हायरार्की पे डिपेंड करता है, तो आपको बताना होगा वहाँ पे संकेत अधिगम पे। वहीं जब सबसे सरल है संकेत अधिगम, सबसे कठिन हो जाएगा हमारा समस्या समाधान। अब आता है दूसरा जो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है। ये किससे रिलेटेड है? तो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का परिणाम है वो किस पे रिलेटेड है? उद्दीपक अनुक्रिया। ये याद रखने वाली बात है। स्किनर ने भी प्रयोग किया था, जैसे पावलोव ने कुत्ते पे किया था वैसे स्किनर ने चूहे और कबूतर पे किया था। आगे वाली क्लास में, आने वाली क्लास में जब हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें स्किनर, पावलोव, थार्नडाइक इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आती है जो अधिगम प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इनके 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा अभिप्रेरणा, दूसरा है लक्ष्य और तीसरा है बाध्य। जाहिर सी बात है, हम किसी एम को पाने के लिए जब अभिप्रेरित होते हैं तो उस एम तक जाते हैं, तो उस एम में जाने में बहुत सारी हमारे रास्तों में बाधा आती है या कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, तो वही तुम्हारा क्या है, अधिगम की प्रक्रिया है। यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें बाधा आनी स्वाभाविक सी बात है ना। अब देखते हैं आगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। सबसे पहला कारक है, इसमें बताया गया कि शारीरिक व मानसिक स्थिति। अगर बालक की या फिर किसी व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है या सही नहीं है
तो जाहिर सी बात है उसका अधिगम कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। दूसरी बात वहीं पे दूसरा पॉइंट है परिपक्वता। अगर बालक मैच्योर नहीं है तब भी उसका अधिगम कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगा। तीसरी चीज़ है सीखने की अगर इच्छा और रुचि। अगर बालक के अंदर सीखने की इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो उस चीज़ों को कैसे सीख पाएगा, तब भी उसका कहीं ना कहीं अधिगम प्रभावित होगा। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। अगर बालक के अंदर किसी चीज़ को सीखने के लिए प्रेरणा ही नहीं है, चाहे वो अंदर से हो, आंतरिक हो या बाह्य रूप से किसी भी तरीके से हो सकती, तो वो चीज़ें नहीं सीख पाएगा। तो जाहिर सी बात है उसका अधिगम कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है तुम्हारा बुद्धि, इंटेलिजेंस। हाँ, अगर बालक का सपोज दैट IQ अच्छा नहीं है तब भी वो चीज़ों को थोड़ा सा लेट सीखेगा, या फिर हो सकता है कई बार ना सीखे, तो उससे भी कहीं ना कहीं अधिगम तो उसका प्रभावित हो जाएगा। मान लो जैसे कि नॉर्मल IQ कितना होता है, 90 से 110, है ना। अब मान लो कोई 90 के नीचे है, किसी का 75 है या 80 है, तो सीखेगा वो थोड़ा सा धीरे धीरे सीखेगा, तो इससे कहीं ना कहीं उसका अधिगम प्रभावित हो जाएगा। आगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंटेलिजेंस, बुद्धि, तो उसमें पूरा एक चार्ट है, उसको हम लोग तैयार करेंगे कि अगर इसके बीच में IQ है किसी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का, तो वो उसको किस श्रेणी में आएगा, वो बहुत अच्छा है या फिर नॉर्मल है, सामान्य है, या जड़ बुद्धि है, या मूड है। जाके आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ही हमको याद रखना। फिर हमें अभ्यास भी प्रभावित करती है। व्यक्तित्व भिन्नता का ज्ञान। अगर टीचर के पास व्यक्तित्व भिन्नता का ज्ञान नहीं है तब भी वो उसका अधिगम प्रभावित हो जाएगा बालक का। कैसे? देखो, सभी बालक अलग अलग व्यक्तित्व भिन्नता के अनुसार होता है, क्योंकि सब एक समान नहीं सीखते। किसी के सीखने की गति तेज होती है, किसी के सीखने की गति धीरे होती है। तो टीचर को क्या कहते हैं, पहचानना है, उसके अनुसार उनको बालक को शिक्षण देना है, तभी वो क्या कहते हैं, सुचारू रूप से अच्छे से सीख पाएंगे। फिर अगला पॉइंट है विषय के रोचक शिक्षण का ज्ञान। अगर टीचर के पास उसके सब्जेक्ट की अच्छी सी नॉलेज ही नहीं है तब भी बालक का अधिगम कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। वहीं रोचक शिक्षण विधियाँ। अब ज्ञान तो है मान लो उसको, टीचर को, बट उस कंटेंट को वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा है। ऐसे तरीके से उसको डिलीवर करना चाहिए ताकि बच्चे उसको एक ही बार में ग्रैप्स कर लें, अच्छे से चीज़ें उसके माइंड में सेट हो जाएं। तब भी वो, अगर रोचक शिक्षण विधियाँ नहीं हैं तब भी उसका अधिगम कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। फिर लास्ट में पॉइंट आता है विद्यालय का वातावरण। अगर स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं है तब भी बालक का अधिगम प्रभावित होगा ही होगा। फिर कक्ष का वातावरण। मान लो अगर कक्षा का वातावरण अच्छा नहीं है, सपोज दैट क्लास में बहुत शोर हो रहा है या फिर सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बालक आवाज़ कर रहे हैं, या दीवारें गंदी हैं, दीवारों में अच्छा सा चार्ट पेपर नहीं लगे हैं, या फिर और भी कुछ सीखने की चीज़ें नहीं हैं, नीरस वातावरण है, तो बालक का कहाँ मन करेगा सीखने का। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उसका अधिगम प्रभावित हो सकता है। अब फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आ गया है हमारा अधिगम वक्र, यानी कि लर्निंग कर्व्स। बेसिकली लर्निंग कर्व्स हमें क्या बताता है? लर्निंग कर्व्स, आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी तो उसमें ग्राफ पढ़ा होगा, बस वही चीज़ है। यहाँ पे ये अधिगम वक्र है, यानी कि लर्निंग कर्व्स है। इसमें भी वही होगा, क्या, एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस बताएगा कि हमने कितना अभ्यास किया या प्रयास किया, वहीं वाई एक्सिस हमें बताएगा कि हमने क्या सीखा, सीखने की मात्रा क्या है। हमने अगर सपोज दैट 2 घंटे काम किया है, 2 घंटे किसी चीज़ को सीखा, तो 2 घंटे में हमने कितना सीखा, वो वाई एक्सिस पे प्रदर्शित होगा। तो आइए चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। जब अधिगम की मात्रा और किए गए प्रयास को x और y अक्ष के माध्यम से दर्शाया जाता है तब वह अधिगम वक्र कहलाता है। वही बात हमने बताई कि जब x एक्सिस और y एक्सिस के माध्यम से, ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई, इसके माध्यम से अगर हम दिखाएंगे, यहाँ पे x एक्सिस हमें अभ्यास दिखाएगी और y एक्सिस हमें बताएगी कि कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति कितना सीखा उस समय में। गेट्स ने क्या कहा? अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन ही क्या है? अधिगम वक्र है। यानी अभ्यास के माध्यम से सीखने की जो मात्रा है, गति है और उन्नति है, यानी कि उसने कितना सीखा, किस गति से सीखा, उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है, उसकी जो लिमिट्स होती हैं उसको ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना, यानी कि ग्राफ के माध्यम से ही रिप्रेजेंट करना ही तुम्हारा क्या है? अधिगम वक्र है। किसने कहा? गेट्स ने कहा। अब अधिगम वक्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम वक्र हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला सरल रेखी वक्र, दूसरा उन्नतोदर वक्र, तीसरा नतोदर वक्र और चौथा है मिश्रित वक्र।
अब पूछा जाए कि सबसे अच्छा वक्र कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा माना जाएगा हमारा मिश्रित। कैसे, वो आगे चल के हम पढ़ते हैं, देखते हैं। अब आगे हमारा सरल रेखी वक्र यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व। इसको किस किस अन्य नाम से भी जानते हैं। सरल रेखी वक्र को इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसको कहते हैं समान निष्पादन वक्र, समानोपलब्धि वक्र और रैखिक त्वरण वक्र, यानी कि कर्व ऑफ परफॉर्मेंस, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न एंड कर्व ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, समझते हैं कैसे। समान निष्पादन वक्र यानी कि समानोपलब्धि वक्र, इसके नाम से भी जानते हैं। ये अन्य नाम है, इनको याद करना है आपको। तो समान उपलब्धि वक्र में क्या है कि बता रहा ना कि जैसे जैसे तुमने प्रयास किया वैसे वैसे तुमने उपलब्धि पाई, यानी कि समान उपलब्धि वक्र हो गया। इसे क्या कहते हैं, सरल रेखी वक्र। यानी कि इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये तुम्हारा मान लो एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो अब ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे थोड़ा सा वो हो सकता है, आप समझ लीजिए। ये एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस, कुछ भी कर लीजिए। ध्यान ये रखना है कि हमने जितना प्रयास किया और वैसे ही हम सीखते जा रहे हैं, तो वो तुम्हारा कैसा हो जाएगा, सरल रेखी वक्र हो जाएगा। इसका ग्राफ आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसे बनता है सरल रेखी वक्र का। इसमें क्या है, इसमें सीखने की गति एक समान होती है, अर्थात समय या प्रयास के साथ अधिगम की मात्रा एक समान रूप में परिवर्तन होता है। यानी कि जैसे जितना हम अभ्यास करते हैं उतना ही सीखते हैं। अगर हमने यहाँ 4 घंटे अभ्यास किया तो हम 4 घंटे के बराबर ही सीखेंगे। यह वक्र व्यवहारिक रूप में बहुत कम मिलता है। ठीक है। दूसरा है तुम्हारा उन्नतोदर वक्र यानी कि कॉन्वेक्स कर्व। दूसरा कौन सा, उन्नतोदर। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसको ऋणात्मक गति वक्र भी कहते हैं, घटनशील उपलब्धि वक्र के नाम से जाना जाता है, और तीसरा नाम इसका है ह्रास निष्पादन वक्र यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व, या फिर कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न के नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए कि सरल रेखी वक्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं, समान निष्पादन वक्र, समानोपलब्धि वक्र। वहीं पे उन्नतोदर का अन्य नाम कौन कौन से हैं, ऋणात्मक यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व, या फिर घटनशील। देखो, ऋणात्मक मतलब घटना, घटनशील मतलब भी कम होना, घटना, ह्रास मतलब भी कमी आना। तो ये किसके नाम है, ये उन्नतोदर वक्र के। इसमें क्या होता है, निष्पादन सीखने की गति शुरू में तो तेज होती है और चरम बिंदु पर पहुंचने के बाद धीमी हो जाती है, या फिर अधिगम के पठार की स्थिति होती है। इसी वक्र में अधिगम पठार है, एक पॉइंट है, अधिगम पठार होता क्या है। तो अधिगम पठार एक ऐसी स्थिति आती है, उस समय बालक ना कुछ नया सीख पाता है, ना उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, और ना ही उसका ज्ञान में कोई डिक्रीज यानी कि घटावट होती है। ना ही उसका ज्ञान बढ़ता है ना ही घटता है। कभी कभी होता नहीं ऐसा कि कोई नया टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक ऐसे पहले से अच्छा शुरू से में तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, एक ऐसा सेचुरेशन पॉइंट आता है वहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता, तो वही स्थिति क्या हो जाएगी तुम्हारी, अधिगम पठार हो जाएगी। ना तो बालक का ज्ञान वहाँ पे बढ़ेगा और ना ही घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति को क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। वो किस वक्र में पाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा था कि अधिगम का पठार किस वक्र में पाया जाएगा, तो हमें आंसर टिक करना है उन्नतोदर वक्र में। किस वक्र में, उन्नतोदर वक्र में, यानी कि कॉन्वेक्स कर्व। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, ऋणात्मक गति और घटनशील के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, शुरू में तो तेज होती है सीखने की गति और बाद में चरम बिंदु पे पड़ने पे फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। ये ऐसे बनेगा, आप लोग देख सकते हैं इसको। तीसरा है तुम्हारा नतोदर वक्र यानी कि कॉनकेव कर्व। इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है परंतु बाद में तेज हो जाती है। स्टार्टिंग में तो सीखने की गति धीरे धीरे होगी, बाद में तेज हो जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे, नतोदर वक्र। इसके अन्य नाम हैं दो, कौन कौन से, उन्नतशील वक्र या प्रगतिशील वक्र। ये वाला था उन्नतोदर, तो यानी कि ऋणात्मक या घटनशील। वहीं पे नतोदर उन्नतशील वक्र या प्रगतिशील वक्र, क्योंकि स्टार्टिंग में तो गति धीमी हो जाती है बाद में तेज हो जाती है, तो ये कैसा है, प्रगतिशील वक्र हो गया, यानी कि नतोदर वक्र के नाम से आता है। चौथा है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग मिश्रित वक्र के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, मिश्रित वक्र के नाम से। इसमें क्या है, इसमें सीखने की गति आरंभ में धीमी और बाद में तीव्र तथा अंत में फिर से धीमी हो जाती है, यानी कि ये उन्नतोदर और नतोदर का मिश्रित रूप है, इसीलिए इसको एस आकार का बोला जाता है। यह उन्नतोदर तथा नतोदर वक्रों का मिश्रित रूप है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें इसमें शुरू में घट भी रहा बढ़ भी रहा है ना, तो ये दोनों वक्रों का मिश्रित रूप है, यानी इसे एस आकार बोला गया है, यही सबसे अच्छा होता है। और इसको सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज सिग्मॉइड कर्व,
यानी कि सिग्मॉइड कर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? मिश्रित वक्र को। कल को कोई पूछ ले कि एस आकार वक्र को और किस नाम से जानते हैं, एग्ज़ाम में आ जाए मान लो, तो हम लोग को पता होना चाहिए सिग्मॉइड कर्व के नाम से भी इसे जानते हैं। मिश्रित वक्र हो गया। अब तो अधिगम के कितने प्रकार के वक्र होते हैं? अधिगम वक्र के प्रकार 4 तरीके के होते हैं, सरल रेखीय, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित वक्र। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से चीज़ें। दोस्तों बेसिकली ये एक तरीके से रिवीजन क्लासेस हैं, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है और रिवाइज करना है। अभी मैं इसके जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके 40 से 50 क्वेश्चन, 30 से 50 के बीच में क्वेश्चंस लेके आएंगे अच्छे अच्छे, उनको प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो ये सारी थ्योरी वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको अच्छे से सुनना है इसको। अगर स्पीड आपको लगे कि धीरे है तो 1.5x पे करके या फिर 2x पे करके आप ईयरफोन में लगा लीजिए, अच्छे से सुनिए, चीज़ों को देखिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप मेरे साथ ही साथ बोलते रहिए, जिससे आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो सकें और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। निष्पादन हो गया, उन्नतोदर हो गया, नतोदर हो गया, मिश्रित भी हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे? अधिगम पठार। अधिगम पठार हमने बताया था, अधिगम प्रक्रिया में एक ऐसी स्थिति जिसमें सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती, यह स्थिति अधिगम पठार कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? अधिगम पठार। हमने किस किस वक्त में बताया था कि अधिगम पठार पाया जाता है? आप लोग कमेंट करिए। ये हमारा पाया जाता है किसमें? कमेंट कीजिए भाई। हमने ऊपर पढ़ाया था उन्नतोदर में। किसमें पाया जाता है ये? उन्नतोदर में। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे बताया था अधिगम पठार इसी स्थिति में पाई जाती है। ठीक, आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा कि अधिगम पठार होता क्या है। बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है यहाँ पे बालक जब ना तो वो कुछ नया सीख पाता है, ना ही उसके ज्ञान में कोई कमी होती है, तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं। स्किनर ने क्या कहा पठार के माध्यम से? पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने की उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। इन्होंने ये ऐसा बताया है कि पठार एक क्षैतिज प्रसार है, यानी क्षैतिज मतलब ये हॉरिजेंटली, जिसमें सीखने की उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, यानी वहाँ पे कुछ वो उसको ऐसा लगे कि यहाँ बालक कुछ सीख नहीं रहा। रॉस ने क्या कहा? पठार सीखने की प्रक्रिया प्रमुख विशेषता है। जो पठार है सीखने की प्रक्रिया प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को सूचित करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं हो रही। वही चीज़ मैंने बताया ना कि यहाँ पे उसका ज्ञान बढ़ नहीं रहा, सीखने का कोई प्रभाव दिख नहीं रहा कि वो सीख रहा कि नहीं सीख पा रहा है, तो वैसी स्थिति को क्या कहेंगे? अधिगम पठार कहेंगे। अब पठार हैं तो पठार के कोई ना कोई कारण होंगे, उन कारणों को हम आज देख लेते हैं। अधिगम पठार के कारण कौन कौन से, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैंने जिसमें जिसमें इंपॉर्टेंट स्टार बना के रखा है ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे अधिगम पठार के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। भाई अभ्यास का अभाव, अगर बालक कोई चीज़ सीख रहा है उसका बार बार अभ्यास नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसको एक समय बाद वहाँ पे पठार का सामना करना पड़ सकता है। प्रेरणा का अभाव, अगर बालक के अंदर कोई प्रेरणा नहीं है तब भी अधिगम पठार आ सकता है। उत्साह में कमी, बालक उत्साह नहीं है, उसके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है, या फिर रुचि का अभाव, रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। पुरानी आदत बनाम नई आदत, जैसे बालक पुरानी आदत है वही आदत अपना रहा है, कोई नई टेक्निक नहीं सोच रहा है, तब भी अधिगम पठार आ सकता है। वहीं पे कार्य की जटिलता, अगर कार्य बहुत कठिन है, टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, तब भी उसको अंदर थकान आ जाएगी और वो वहाँ पे अधिगम पठार आ सकता है, वो नई चीज़ें नहीं सीख सकता। शारीरिक सीमा, अगर बालक फिजिकली रूप से सही एक्टिव नहीं है तब भी उसका कहीं ना कहीं अधिगम प्रभावित हो जाएगा, यानी कि अधिगम पठार का वो कारण बन जाएगा। व्यवधान, अलग अलग तरीके से डिफ़िकल्टी आती हैं किसी चीज़ को सीखने के, वो भी हो सकता है। सीखने की अनुचित विधि, अगर अच्छी शिक्षण विधि नहीं है, कोई अच्छी टेक्निक नहीं है, तब भी वहाँ पे क्या कहते हैं? अधिगम पठार आ सकता है। और चौथा पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, थकान। अब थकान चाहे शारीरिक थकान हो या फिर मानसिक थकान हो, तब भी उसका वहाँ पे अधिगम पठार आने का वो कारण है, यानी कि अधिगम पठार वहाँ भी आ सकता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे इसके लिए। इसमें हमें करना क्या है? बेसिकली एक रिवीजन क्लास के रूप में आप लोग इसको लीजिए, चीज़ों को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ करिए और मेरे साथ ही बोलते रहिए, पढ़ते रहिए। इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो जो एग्ज़ाम में पूछा गया है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है या इम्पोर्टेंट लिख दिया है वहाँ पे, या फिर
वहाँ पे मैंने स्टार बना रखा है। उन चीज़ों को अच्छे से करिएगा। अगर आप एक बार इसको सुन लेते हैं, उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब भी आपको क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए या दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।